नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक ऐसा सफर जहां किताबें सिर्फ पन्नों की आवाज नहीं करती, बल्कि जिंदगी की धड़कनों से बात करती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी किताब की दुनिया में जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। यह किताब है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा। यह सिर्फ किसी महान व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन अनुभवों की यात्रा है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। जब मोहनदास करमचंद गांधी एक शर्मीले, डरपोक लड़के से सत्य और अहिंसा के पुजारी बनते हैं, तो यह परिवर्तन सिर्फ उनके जीवन का नहीं होता, यह बदलाव एक पूरे देश की चेतना में गूंजता है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक किताब का सार नहीं सुनाएंगे, हम आपको उस आत्मा से मिलवाएंगे जो हर बार असफल होने पर भी उठ खड़ी होती है, जो गलती करने से नहीं डरती, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनके माध्यम से खुद को बेहतर बनाती है। जब आप गांधी जी की इस आत्मकथा को पढ़ते हैं, या यूं कहें जब आप इसमें डूबते हैं, तो आपको लगेगा कि यह तो आपकी ही जिंदगी की कोई परछाई है। उनके सवाल, उनकी उलझनें, उनके संघर्ष, सब कुछ मानो हमारे अपने भीतर का ही कोई हिस्सा है। एक बच्चा जो चोरी करता है, फिर अपराध बोध में पिता के सामने आंखों में आंसू लिए अपने अपराध को स्वीकार करता है। क्या ये बस गांधी जी की कहानी है, या फिर यह हम सबकी उस मासूमियत का प्रतीक है जहां आत्मा सत्य की ओर खींचती है? जब वे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब वे सत्याग्रह का बीज बोते हैं, जब वे भारत लौटकर एक नए स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि यह किताब किसी ऐतिहासिक दस्तावेज से कहीं ज्यादा है। यह एक प्रेरणा है, एक इनर रेवोल्यूशन जो आपके भीतर के डर को तोड़ सकती है, आपके भीतर की आवाज को जगा सकती है। हमारा यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक संवाद है आपके और गांधी जी के बीच, एक यात्रा है आत्मखोज की, आत्मशुद्धि की। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अपने भीतर झांकने लगेंगे, शायद आप भी एक दिन अपने सत्य के साथ प्रयोग शुरू कर देंगे। हमारे इस चैनल का मकसद यही है कि किताबें सिर्फ जानकारी का स्रोत न बने, बल्कि आत्मा का आईना बन जाएं। हम उन कहानियों को आपके लिए लाते हैं जो पढ़ने से कहीं ज्यादा महसूस की जाती हैं। और जब बात महात्मा गांधी की हो, तो वहां सिर्फ विचार नहीं होते, वहां एक पूरा दर्शन होता है। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, फेथ, सिंप्लिसिटी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस रूह की गहराइयां हैं जो आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं। वीडियो के अंत तक जब आप गांधी जी के सत्य के साथ प्रयोगों को सुनेंगे, तो आपको लगेगा जैसे हर पन्ना आपको खुद से मिलवा रहा है। जैसे कोई कह रहा हो, गलतियां करो लेकिन ईमानदारी से, रास्ता भटक जाओ लेकिन लौटने की हिम्मत रखो, और सबसे जरूरी, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। तो आइए इस अनुभव को साथ में जिएं। इस वीडियो को देखें, महसूस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद किसी एक दिल तक अगर यह पहुंच जाए और उसे थोड़ा सा भी अपनी सोच बदलने की प्रेरणा दे दे, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। चैप्टर 1, चोरी और प्रायश्चित। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। उस वक्त इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह अपने झूठ का मुखौटा ओढ़े रखे, या फिर पूरी ईमानदारी से खुद को उघाड़ दे, चाहे उसमें कितना ही दर्द क्यों ना हो। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया बाद में महात्मा कहने लगी, बचपन में बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। न कोई चमत्कारी शक्ति, न कोई दिव्य चेतना, एक सामान्य लड़का जो अपनी भावनाओं से जूझता था, जो कभी गलतियां करता था और कभी उनसे डर भी जाता था। लेकिन उसकी सबसे असामान्य बात थी उसकी सच्चाई के लिए प्यास, जो बहुत छोटी उम्र में ही उसके भीतर जलने लगी थी। जब वह किशोर था, तब एक बार उसने कुछ पैसे चुराए। चोरी किसी लालच से नहीं हुई थी, बल्कि एक साधारण इच्छा ने उसे उस दिशा में धकेला। वह अपने भाई के कर्ज को चुकाना चाहता था। सोचिए, एक बच्चा जिसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ अपने भाई के लिए यह कदम उठाता है। लेकिन उस चोरी के बाद उसका मन बेचैन हो गया। जैसे ही रातें गहराने लगीं, उसका दिल उसकी ही धड़कनों से डरने लगा। हर सन्नाटा उसके भीतर के अपराध बोध को और बड़ा बना देता। वह अपने पिता को बहुत मानता था। उन्हें देखते ही उसका सिर झुक जाता, जैसे उनकी आंखें उसके मन को पढ़ लेती हों। और एक दिन जब यह बोझ उससे सहा न गया, उसने अपने अपराध को एक चिट्ठी में लिखकर अपने पिता को सौंप दिया। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह इसके लिए प्रायश्चित करना चाहता है।
उसने कोई सफाई नहीं दी, बस सच्चाई रख दी, नंगे रूप में, जैसे आत्मा को आत्मा के सामने पेश कर दिया हो। अब यहाँ जो हुआ वो शायद किसी भी इंसान के जीवन की सबसे गहरी सीख बन सकता है। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने न तो डांटा न मारा, बस उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो चुप आंसू जिनमें न गुस्सा था न शिकायत, सिर्फ प्रेम और क्षमा की झलक थी। मोहनदास कहते हैं कि उन आंसुओं ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। एक पिता का मौन आशीर्वाद एक बेटे के पाप को इस तरह धो देगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वहीं पर उस छोटे से क्षण में गांधी का जन्म हुआ, न कि महात्मा गांधी का, बल्कि उस सच्चे इंसान का जिसने ये जान लिया था कि सत्य का रास्ता कठिन जरूर है, पर उसकी रोशनी हर अंधेरे को मिटा सकती है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे परिपूर्ण हैं, बल्कि उन्होंने तो अपनी आत्मकथा को ही एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ कहा, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन एक प्रयोगशाला है और हम सब उसके भीतर प्रयोग कर रहे इंसान हैं। उन्होंने अपनी गलती को न छुपाया, न उसका बोझ दूसरों पर डाला, बल्कि ईमानदारी से स्वीकार कर लिया, जैसे कोई आत्मा अपने जख्म दिखा रही हो, बिना किसी डर के। यह कहानी सिर्फ गांधी जी की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जिसने कभी कोई गलती की हो और फिर उस गलती का सामना करने की हिम्मत जुटाई हो। यह हमें सिखाती है कि गलतियां करना पाप नहीं, बल्कि उन्हें छुपाना आत्मा के लिए जहर बन जाता है। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से आजाद कर देती है। जब हम ये सुनते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो वह कोई दर्शन नहीं, बल्कि ऐसे ही किसी अनुभव की उपज है, जहां एक बच्चे ने खुद से, अपने डर से और अपने पिता से खुलकर सच बोलने की हिम्मत की, और उस क्षण उसने जाना कि सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आंसुओं में होती है, मौन में होती है। चैप्टर 2, लंदन में ब्रह्मचर्य और भोजन का प्रयोग। जब कोई किशोर अपना घर, अपने देश और अपनी पहचान छोड़कर किसी अजनबी शहर की तरफ बढ़ता है, तो वो सिर्फ भौगोलिक यात्रा नहीं होती, वो एक आंतरिक यात्रा होती है, आत्मा और इच्छाओं के बीच संघर्ष की शुरुआत। मोहनदास गांधी जब लंदन पहुंचे तो वो महज एक छात्र नहीं थे, वो एक ऐसा भारतीय था जो अपने भीतर संस्कार और बाहर की दुनिया के बीच लगातार एक अदृश्य रस्साकशी लड़ रहा था। लंदन की चमक दमक, ऊंचे कोट पैंट, घड़ियां, महंगे जूते और मांस मदिरा से भरी सभ्यता, एक साधारण गुजराती बालक के लिए यह सब एकदम नया था। हर मोड़ पर आकर्षण था, हर कोने पर एक नई चुनौती। लेकिन गांधी जी का संघर्ष किसी बाहरी फैशन से ज्यादा अंदर की जिज्ञासाओं से था। क्या मैं वैसा बन सकता हूं जैसा वे चाहते हैं? और फिर भीतर से आती एक धीमी आवाज, क्या मैं वैसा बनना चाहता हूं? भोजन से उनका पहला प्रयोग वहीं शुरू हुआ। एक वादा जो उन्होंने अपनी मां से किया था कि वे न मांस खाएंगे, न शराब पिएंगे और न स्त्रियों के मोह में फंसेंगे। हर रोज उस वादे की परीक्षा होती थी। दोस्तों की बातें, कॉलेज की पार्टियां, उन सब का माहौल कुछ ऐसा था कि एक क्षण को वे खुद भी डगमगाने लगे थे। लेकिन हर बार उन्हें अपनी मां की वह आंखें याद आती जिनमें उन्होंने वादा किया था, और वह स्मृति उन्हें खींच लाती अपने सत्य के पास। लंदन में रहते हुए उन्होंने शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने का रास्ता चुना, लेकिन यह आसान नहीं था। उन दिनों इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन मिलना मुश्किल था, और जब उन्होंने शुद्धता की मांग की तो उन्हें संदेह की नजरों से देखा गया, उन्हें मूर्ख कहा गया, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वे किताबें पढ़ने लगे, पौष्टिकता, स्वास्थ्य और शरीर को लेकर अध्ययन करने लगे। उन्होंने जाना कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह आत्मा को छूने वाला एक अनुभव हो सकता है। और फिर आता है ब्रह्मचर्य का संघर्ष, जो केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन, दृष्टि और भावना पर नियंत्रण था। एक युवा पुरुष जो अभी दुनिया को जान ही रहा है, वह अपने मन में उठते हर भाव को, हर आकर्षण को एक प्रयोग की तरह देखता है। स्वयं पर प्रयोग, अपनी इच्छाओं पर प्रयोग। यह कोई दिखावटी संन्यास नहीं था, यह भीतर से उबलते सागर को शांत रखने की ईमानदार कोशिश थी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह राह आसान नहीं थी। कभी कभी मन भटकता था, कभी संकल्प डगमगाते थे, लेकिन हर बार जब वे स्वयं से हारने लगते तो वे एक सवाल पूछते, क्या मेरा जीवन केवल इच्छा पूर्ति के लिए है या आत्मा की खोज के लिए? और यह सवाल उन्हें हर बार फिर से उस मार्ग पर खींच लाता जहां सत्य था, अनुशासन था और भीतर की स्वतंत्रता थी। गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य और भोजन के ये प्रयोग महज कुछ व्रत या नियम नहीं थे,
ये उनके जीवन के वो धागे थे जिनसे उन्होंने अपने संकल्पों की चादर बुनी थी। वे जानते थे कि जब तक शरीर नियंत्रित नहीं तब तक मन विचलित रहेगा, और जब तक मन स्थिर नहीं तब तक सत्य की खोज अधूरी है। आज जब हम इस तेज भागती दुनिया में अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, शायद एक क्षण ठहर कर गांधी जी के उस लंदन वाले अकेले कमरे की कल्पना करें, जहां एक युवा लड़का अकेला, अपनों से दूर, हर दिन अपने भीतर के तूफान से लड़ रहा है। न कोई अपलॉज, न कोई रिकॉग्निशन, सिर्फ एक सच्चा खामोश युद्ध स्वयं से। और शायद वही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि सच्चाई की राह में सबसे पहला और कठिन युद्ध हमारे अपने भीतर होता है, और जो वहां जीत जाता है उसके लिए दुनिया की कोई लड़ाई असंभव नहीं रहती। चैप्टर 3, सत्य के साथ पहला प्रयोग। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह अपने भीतर उठती एक आवाज को पहली बार गंभीरता से सुनता है। वह आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वह अंदर ही अंदर एक गूंज बन जाती है, जो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक इंसान उसके साथ एक ईमानदार रिश्ता ना बना ले। मोहनदास गांधी की जिंदगी में यह पल तब आया जब वे अभी एक युवा थे। जीवन उन्हें दुनिया दिखा रहा था, रिश्ते उन्हें दिशा दे रहे थे, और मन कभी सही कभी गलत के बीच डगमगाता चल रहा था। वह समय ऐसा था जब अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क समझ में आने लगा था, लेकिन रास्ता चुनना अब भी कठिन था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने एक दोस्त के कहने पर मांस खाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वह मर्द कहलाना चाहते थे। एक डर, एक कमजोरी थी उस न समझने वाली उम्र में, और शायद वही उन्हें उस राह की तरफ ले गई जिससे उन्होंने अब तक खुद को दूर रखा था। लेकिन मजे की बात यह थी कि उस मांस के स्वाद से उन्हें कोई आनंद नहीं मिला, बल्कि जो मिला वो था अपराध बोध और अपने भीतर एक गहराता हुआ सवाल। कुछ भी छिपा नहीं था, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी थी, और यही बेचैनी उन्हें अपने पहले प्रयोग की तरफ ले गई। सत्य के साथ पहला प्रयोग। एक ऐसा पल आया जब उन्होंने तय किया कि वे अब झूठ को जगह नहीं देंगे। कोई बड़ा मंच नहीं था, न कोई दर्शक, बस एक छोटा सा कमरा, एक ईमानदार दिल और एक कांपता हुआ मन था जो सोच रहा था, क्या मैं वह कह सकता हूं जो सच है, भले ही वह मुझे शर्मिंदा कर दे। उन्होंने अपने पिता के सामने वह बात रख दी जो उनके भीतर बोझ बन चुकी थी। चोरी की थी उन्होंने, और अब चाहते थे कि उस बोझ को उतार फेंकें, सिर्फ एक क्षण की शांति के लिए, सिर्फ उस मौन के लिए जो आत्मा की आंखों से आता है। उनके पिता ने वह पत्र पढ़ा। कोई उबाल नहीं, कोई चीख नहीं, बस आंखों में आंसू भर आए। वह मौन प्रतिक्रिया ही गांधी जी के लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सत्य में केवल शक्ति ही नहीं, करुणा भी होती है। उस क्षमा ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। वहीं से शुरू हुई उनकी साधना, सच को जीने की, हर स्थिति में, हर कीमत पर। यह कोई दिखावा नहीं था, न ही कोई आदर्श बनने की लालसा। यह केवल इतना था कि वह खुद को धोखा नहीं देना चाहते थे। उन्हें पता था कि झूठ की जिंदगी जीना आत्मा के खिलाफ जाना है। जब हम सोचते हैं कि सच्चाई बोलना आसान है, तब हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें खुद से सच बोलना होता है, और यही सबसे कठिन होता है। गांधी जी ने वह कठिन रास्ता चुना, यह जानते हुए कि यह राह अकेली होगी, कांटों से भरी होगी, लेकिन एक बार उस राह पर चल पड़े तो फिर कभी पीछे नहीं देखा। उस पहले सच ने उन्हें तोड़ने के बजाय जोड़ा अपने भीतर से। उन्हें खुद को पहचानने का मौका मिला, और वहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने उन्हें सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार बना दिया। सत्य का यह पहला प्रयोग न तो किसी युद्ध का हिस्सा था, न किसी आंदोलन का। यह आत्मा की प्रयोगशाला में जन्मा एक छोटा सा निर्णय था, लेकिन जिसने आने वाले समय में करोड़ों लोगों को बदलने की ताकत पैदा की। कभी कभी सच्चाई के साथ हमारा पहला कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है, अगर हम उसे पूरी ईमानदारी से चलने की हिम्मत कर सकें। चैप्टर 4, दक्षिण अफ्रीका का पहला दिन। कभी कभी जीवन हमें एक झटके में जगा देता है। एक ऐसी घटना घटती है जो न तो सिर्फ वर्तमान को बदलती है, न ही केवल भविष्य को, बल्कि आत्मा के भीतर की नींव तक को हिला देती है। कुछ ऐसा ही हुआ मोहनदास करमचंद गांधी के साथ, जब उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखा। वह कोई क्रांतिकारी नेता नहीं थे, न ही कोई बड़े आंदोलन की योजना लिए वहां पहुंचे थे। वह तो एक युवा वकील थे, संकोची, विनम्र, और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मामूली मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे। उनके भीतर भारत की साधारणता थी, और मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश,
ईमानदारी से अपने काम को निभाना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह एक ऐसी जमीन पर उतर चुके हैं जहां इंसान की पहचान उसकी आत्मा से नहीं, उसकी त्वचा के रंग से तय की जाती है। रात का वक्त था। ट्रेन के डिब्बे में वे अपने पहले वर्ग की टिकट लेकर बैठे थे, पूरी तरह वैध नियमों के अनुसार। और तभी एक अंग्रेज यात्री आता है, उन्हें देखता है और फिर गार्ड को बुला लाता है। गार्ड गांधी जी से कहता है, इस डिब्बे से उतर जाओ, ये गोरे लोगों के लिए है। गांधी जी ने बड़ी शांति से अपना टिकट दिखाया, अपने अधिकार की बात की, लेकिन वहां अधिकारों की भाषा नहीं सुनी जाती थी। वहां रंग बोलता था और रंग की भाषा में गांधी जी का अस्तित्व ही गलत था। कुछ ही पलों में उन्हें ट्रेन से खींचकर बाहर फेंक दिया गया। रात ठंडी थी, प्लेटफॉर्म सुनसान, लेकिन उस ठंडी रात में उनके भीतर एक आग जल रही थी। उन्होंने उस अपमान को न सिर्फ अपने शरीर पर बल्कि आत्मा पर महसूस किया, और यही चोट जो किसी और को तोड़ देती गांधी को गढ़ने लगी। कंबल ओढ़कर लकड़ी की बेंच पर बैठकर उन्होंने सारी रात जागकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं चुप रहूं? क्या मैं लौट जाऊं भारत, यह कहकर कि यह मेरी लड़ाई नहीं है, या फिर मैं इसी जमीन पर एक ऐसी लड़ाई शुरू करूं जो तलवार नहीं सत्य से लड़ी जाएगी। यह गांधी का पहला अनुभव था इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म से, और यह उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ कानून की किताबों से इंसाफ नहीं मिलता, कभी कभी न्याय के लिए इंसान को अपनी आत्मा का दरवाजा खोलना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका का वह पहला दिन उनकी चेतना की नींव बन गया, एक ऐसा मोड़ जहां से मोहनदास गांधी बनने लगे। उन्हें समझ आया कि यह सिर्फ उनका अपमान नहीं था, यह उन हजारों भारतीयों का भी अपमान था जिन्हें वहां दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। और अगर वे चुप रह जाते तो चुपचाप वह अन्याय हर पीढ़ी में उतरता चला जाता। किसी आंदोलन की शुरुआत हमेशा भाषणों से नहीं होती, वह तो कहीं अंदर आत्मा की किसी चुप कोने में होती है। वहीं उस ठंडी बेंच पर गांधी जी के भीतर वह आग जगी जिसने सत्याग्रह का बीज बोया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ट्रेन से उतार दिए गए एक व्यक्ति की खामोश रात आने वाले समय में एक साम्राज्य की नींव हिला देगी। तो जब आप अगली बार किसी अन्याय का सामना करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक पल के लिए उस प्लेटफॉर्म की कल्पना कीजिए जहां एक दुबला पतला भारतीय वकील चुपचाप बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है, इनफ इज इनफ। वहीं से शुरू होती है हर क्रांति की कहानी, और वहीं से शुरू हुआ गांधी का वो सफर जो इतिहास नहीं आत्मा में लिखा गया। चैप्टर 5, सत्याग्रह का जन्म। हर बड़ा आंदोलन, हर ऐतिहासिक क्रांति किसी विशाल सभा या रक्त रंजित युद्ध से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर उठे छोटे से प्रश्न से शुरू होती है। एक सवाल जो दिल में चुभता है, क्या अन्याय को सहना भी एक अपराध है? जो मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन में यह प्रश्न उस समय पनपा जब वे दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की जंजीरों से टकरा रहे थे। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, न ही एक घटना की। यह तो धीरे धीरे उस पीड़ा का संचय था जिसे उन्होंने न केवल खुद पर बल्कि अपने साथियों पर बार बार होते देखा। भारतीयों को जानवरों की तरह देखा जाता, उनके पहनावे, उनकी भाषा, उनके अधिकार, सब कुछ वहां के कानूनों के नीचे दबा दिए जाते। और जब यह सब आंखों के सामने हो रहा हो, तब चुप रहना सबसे बड़ा अपराध लगता है। गांधी जी कोई सैनिक नहीं थे, उनके हाथों में न तलवार थी न कोई हथियार, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो शायद दुनिया के सबसे बड़े अस्त्र से भी ताकतवर थी, आत्मा की सच्चाई। और उसी सच्चाई से जन्म लिया एक नई सोच ने, एक ऐसा विचार जो पहले कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुआ था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। यह सिर्फ विरोध करने की एक नई शैली नहीं थी, यह एक आंतरिक क्रांति थी, जहां लड़ाई बाहर से पहले भीतर लड़ी जाती थी, जहां दुश्मन को हराना उद्देश्य नहीं था बल्कि उसे बदल देना था, और जहां जीत केवल तब मानी जाती थी जब आत्मा ने खुद को सच्चाई से जोड़ लिया हो। जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एशियाई लोगों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया जिसमें भारतीयों को अपनी पहचान साबित करने के लिए एक विशेष रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया, तब गांधी जी के सामने यह सवाल खड़ा हुआ, क्या हम इस कानून को मान लें सिर्फ इसलिए कि यह सत्ता द्वारा बनाया गया है, या फिर हम इसका अहिंसक लेकिन पूरी निष्ठा से विरोध करें और अगर जरूरत हो तो सजा भी भुगतें। तब उन्होंने अपने साथियों के साथ एक सभा की। वहां नारे नहीं लगे, न हिंसा भड़की, बस सैकड़ों भारतीयों ने खड़े होकर यह प्रण लिया, हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे।
चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें पीटा जाए, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हम हिंसा का सहारा भी नहीं लेंगे। यहीं से उठी सत्याग्रह की पहली लॉ, एक ऐसी लॉ जिसमें शरीर जल सकता था लेकिन आत्मा नहीं झुक सकती थी। गांधी जी ने समझाया कि सत्याग्रह कोई कायरता नहीं है, यह साहस की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। इसमें गुस्सा नहीं होता लेकिन दृढ़ता होती है। इसमें हिंसा नहीं लेकिन प्रतिरोध की शक्ति होती है। यह लड़ाई बाहर के शत्रु से ज्यादा भीतर के डर, घृणा और अहंकार से होती है। सत्याग्रह उस इंसान का हथियार बन गया जिसके पास न जमीन थी न सेना, लेकिन आत्मा इतनी दृढ़ थी कि वह साम्राज्य की जड़ों को हिला सकती थी। और वही हुआ, पहले दक्षिण अफ्रीका में, फिर भारत में। लोगों ने जाना कि लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी एक निहत्थे इंसान का मौन भी सत्ता के कानों में गूंजता है। आज हम जब सत्याग्रह का नाम सुनते हैं तो वह एक विचार से कहीं ज्यादा एक जीवन शैली बन चुका है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम सच्चाई से बंध जाते हैं तब दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। गांधी जी के उस पहले एक्सपेरिमेंट से जो चिंगारी निकली थी, उसने बाद में पूरी दुनिया में आंदोलनों को एक नई भाषा दी, जिसमें खून की नहीं, चरित्र की जीत होती है। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी अन्याय, किसी भेदभाव या किसी गलत चीज के सामने खड़े हों, एक बार सत्याग्रह को याद कीजिए। न गुस्से से, न घृणा से, बल्कि सत्य के आग्रह से। वही सबसे बड़ा साहस है और वही सच्ची आजादी की शुरुआत। चैप्टर 6, पुत्र हरिलाल और पारिवारिक संघर्ष। जब कोई इंसान पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बनता है, तब अक्सर वह अपना सबसे करीबी संसार, अपना घर, अपने रिश्ते सबसे ज्यादा अनदेखा कर बैठता है। महात्मा गांधी का जीवन भले ही एक सार्वजनिक आदर्श रहा हो, लेकिन उनके भीतर का एक हिस्सा हमेशा टूटता, चुपचाप तड़पता रहा। एक पिता के रूप में, एक इंसान के रूप में। हरिलाल, गांधी जी का सबसे बड़ा बेटा, एक ऐसा बेटा जो अपने पिता से केवल प्रेम नहीं, स्वीकृति चाहता था। वह चाहता था कि उसका जीवन भी कुछ बने, उसकी पहचान भी निखरे, लेकिन शायद वो पहचान उसके पिता की छाया में कहीं दब गई। गांधी जी देश के लिए एक विचार बनते जा रहे थे, लेकिन हरिलाल के लिए वो सिर्फ बापू थे। वो बाप जो अपने सिद्धांतों में इतने सखर्त थे कि उसमें भावनाओं के लिए जगह कम होती चली गई। हरिलाल पढ़ाई करना चाहता था, वकील बनना चाहता था। उसके सपने अलग थे, उसकी उड़ान की दिशा दूसरी थी। लेकिन गांधी जी ने अपने नैतिक मूल्यों की कसौटी पर बेटे की इच्छाओं को परखना शुरू किया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं, आत्मा का विकास होना चाहिए। लेकिन हरिलाल इस दर्शन से सहमत नहीं था। उसे अपने पिता के सपनों की नहीं, अपने जीवन की जरूरत थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी, संवाद की जगह तकरार ने ले ली। हरिलाल को लगने लगा कि वह एक आदर्श की प्रयोगशाला में केवल एक किरदार बनकर रह गया है। वह अपने ही पिता के आदर्शों में दम घुटता महसूस करने लगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा पारिवारिक संघर्ष जो केवल घर के चार दीवारों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गूंजने लगा। गांधी जी के लिए यह सबसे कठिन मोड़ था। एक ओर था राष्ट्र की पुकार और दूसरी ओर बेटे की पीड़ा। लेकिन उन्होंने राष्ट्र को चुना। उन्होंने हरिलाल को ढील देने के बजाय अपने नियमों पर अडिग रहना पसंद किया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमी भी थी कि वे अपने परिवार से भी वही बलिदान चाहते थे जो वे खुद कर रहे थे। लेकिन हर इंसान गांधी नहीं होता, हर दिल बापू की तरह नहीं सोचता। हरिलाल ने विरोध किया। वह पिता की विचारधारा से अलग चला गया, कभी कभी गलत रास्ते पर भी गया, धर्म बदला, शराब की लत में भी फंसा। लेकिन भीतर कहीं एक टूटा हुआ बच्चा हमेशा अपने पिता की तरफ देखता रहा। शायद एक आलिंगन की उम्मीद में, शायद एक बार मैं तुम्हें समझता हूं सुनने की चाह में। गांधी जी ने उस दर्द को महसूस किया। वे हरिलाल से नाराज थे, लेकिन उनसे प्रेम भी उतना ही करते थे। वे कहते हैं, हरिलाल मेरे सबसे बड़े दुखों में से एक है। यह वाक्य कोई नेता नहीं, सिर्फ एक पिता कह सकता है, जिसकी छाती पर नजदीकी की विफलता का बोझ होता है। यह संघर्ष कोई अनोखा नहीं था। यह हर उस पिता पुत्र की कहानी है जहां सपनों की राहें अलग हो जाती हैं और समझ का पुल वक्त से पहले गिर जाता है। लेकिन यह भी दिखाता है कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व भी व्यक्तिगत स्तर पर कमजोर हो सकते हैं, टूट सकते हैं। सच्चाई यह है कि आदर्शों की ऊंचाई जितनी ऊंची होती है, उतनी ही गहरी होती है उसकी छाया। गांधी जी का जीवन एक प्रकाश था, लेकिन उस प्रकाश के पीछे हरिलाल जैसे कई रिश्तों की परछाई भी खड़ी थी, जो कभी पूरी तरह उजाले में नहीं आ सकी। और शायद
यही गांधी जी की आत्मकथा का सबसे मानवीय पहलू है कि उन्होंने इस टूटे रिश्ते को भी छुपाया नहीं, बल्कि ईमानदारी से स्वीकार किया। उन्होंने अपने संघर्षों को पर्दे के पीछे नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा की प्रयोगशाला में सबसे बड़ा सत्य मानकर लिखा। कभी कभी जीवन की सबसे सच्ची सीखें हमें घर के टूटे रिश्तों से मिलती हैं, और उन रिश्तों से भागना नहीं, उन्हें स्वीकार करना ही आत्म प्रगति की शुरुआत है। चैप्टर 7। गांधी जी का पहला राजनीतिक भाषण। शब्दों में ताकत होती है, लेकिन तब जब वे दिल से निकलें, सच्चाई से भरे हों और किसी स्वार्थ से परे। मोहनदास करमचंद गांधी जब पहली बार राजनीतिक मंच पर बोले, तब उन्होंने न तो कोई आकर्षक नारा दिया, न ही भीड़ को जोश में भर देने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि वे बोले वैसे ही जैसे उनकी आत्मा बोलती थी, धीमे, संकोच भरे, लेकिन सच्चाई की लौ से जगमगाते हुए। एक ऐसा युवक जो दुनिया की भीड़ में अक्सर खुद को पीछे खड़ा करता था, जिसे बोलने से घबराहट होती थी, जो भीड़ के सामने आने से डरता था, वही गांधी जब पहली बार सार्वजनिक रूप से बोले तो वह केवल भाषण नहीं था, वह उनके भीतर एक चुप क्रांति का पहला स्वर था। वह मंच, वह सभा और वह क्षण कोई साधारण नहीं था। भारतीय समुदाय पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी थी। लोग गांधी जी को जानते थे, उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह शांत, विनम्र व्यक्ति एक दिन उनकी आवाज बन जाएगा। गांधी जी के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। एक और मंच का भय था, दूसरी ओर जिम्मेदारी की पुकार। लेकिन जब बात सच्चाई की हो तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। उन्होंने मंच पर कदम रखा, हाथ कांप रहे थे, आवाज गले में अटक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्होंने न तो खुद को कोई नेता कहा, न ही आंदोलन का अगुवा। उन्होंने केवल वह कहा जो जरूरी था, ईमानदारी से, स्पष्ट शब्दों में। उनका भाषण किसी बड़ी क्रांति की घोषणा नहीं था, लेकिन उसमें एक गूंज थी, ऐसी गूंज जो लोगों के दिलों को छूती थी, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करती थी कि हमें अब चुप नहीं रहना चाहिए। इस पहले भाषण में गांधी जी ने दिखा दिया कि नेतृत्व का अर्थ जोर से बोलना नहीं, बल्कि गहराई से बोलना होता है। उन्होंने साबित किया कि प्रभावशाली बनने के लिए आपको चमकदार शब्दों की जरूरत नहीं, केवल सच्चाई और उद्देश्य की जरूरत है। लोगों ने उस दिन सिर्फ एक भाषण नहीं सुना, उन्होंने एक आत्मा को खुलते हुए देखा। गांधी, जो अब तक एक वकील के रूप में जाने जाते थे, उस दिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए जो अपने समुदाय की तकलीफ को समझता है और उसके लिए आगे खड़ा होने को तैयार है। उनके शब्दों में भावुकता थी, लेकिन नियंत्रण भी। उन्होंने किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, बल्कि न्याय की भावना को जगाया। यह उनका पहला राजनीतिक भाषण था, लेकिन उसमें राजनीति की चतुराई नहीं, एक साधु की तरह सच्चाई की गूंज थी। वह क्षण उनके जीवन में एक मोड़ बन गया। उन्होंने स्वयं भी शायद नहीं सोचा था कि यह पहला भाषण उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां एक दिन पूरा देश उन्हें बापू कहकर पुकारेगा। पर सच यही है, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, और गांधी जी का यह पहला भाषण वह पहला कदम था जिसने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण विचार बना दिया। चैप्टर 8। ब्रिटिश राज और भारतीयों की स्थिति। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब इंसान अपने ही देश में पराया महसूस करता था, जब चमड़ी का रंग आपकी इज्जत तय करता था और जुबान की लचक से आपकी पहचान छीनी जाती थी। यही वो समय था जब भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं था, वह एक दर्द था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां लगातार कुरेद रही थीं। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब ब्रिटिश शासन की हकीकत को करीब से महसूस किया, तो वह केवल एक राजनीतिक अवेकनिंग नहीं थी, बल्कि एक मानवता की पुकार थी। उन्होंने देखा कि किस तरह एक विदेशी सत्ता ने भारत को केवल अपने फायदे की प्रयोगशाला बना दिया था। अंग्रेज भारत को अपना उपनिवेश नहीं, अपनी संपत्ति समझते थे, और उस संपत्ति में इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। हर जगह एक अपमान का माहौल था। ट्रेन की पहली बोगी में एक भारतीय के बैठने भर से अंग्रेज भड़क उठते थे। कोर्ट कचहरियों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, हर जगह रंगभेद, असमानता और दमन ने जड़ें गहरी जमा ली थीं। ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार में घमंड था और भारतीयों के चेहरों पर सहमति नहीं, विवशता थी। गांधी जी ने जब भारतीयों की इस हालत को देखा तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्हें समझ में आ गया कि यह केवल शासन की समस्या नहीं है, यह तो आत्मसम्मान के पतन की कहानी है।
जब कोई इंसान लगातार यह सुनता है कि वह अयोग्य है, अशिक्षित है और गुलाम है, तो धीरे धीरे वह खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है। यही तो हो रहा था भारत के साथ। यहाँ के लोग सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी गुलाम बना दिए गए थे। और सबसे खतरनाक गुलामी वही होती है जो आत्मा में उतर जाए। लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि इस स्थिति को केवल शिकायत से नहीं, सत्य और आत्मबल से बदला जा सकता है। उन्होंने देखा कि अगर भारतीयों को फिर से उठाना है तो उन्हें अपनी पहचान, अपना आत्मविश्वास और अपनी आंतरिक स्वतंत्रता फिर से पाना होगा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ब्रिटिश सत्ता ने शिक्षा को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया ताकि भारतीय केवल क्लर्क बने, सोचने वाले नागरिक नहीं। उन्होंने महसूस किया कि अगर यह दमन चलता रहा तो भारत केवल आर्थिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी खो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही थी, भारत सोया नहीं था, वह बस किसी अपने की आवाज का इंतजार कर रहा था। और गांधी जी की यही यात्रा, यही संघर्ष उस आवाज की शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल राजनैतिक आजादी नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की मुक्ति है। उनका अनुभव उन्हें यह सिखा चुका था कि असली लड़ाई शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस भय और हीनता के खिलाफ है जो भारतीयों के दिलों में भर दी गई थी। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं था, बल्कि हर भारतीय के मन से मैं कमजोर हूं की भावना को मिटाना था। यह अनुभव, यह पीड़ा और यह संकल्प उनके जीवन के केंद्र में आ गया। और यहीं से उन्होंने तय किया कि यह लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाएगी। यह एक ऐसी लड़ाई होगी जो अहिंसा, सत्य और आत्मबल के हथियारों से लड़ी जाएगी। इस संघर्ष में वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके अनुभव ने लाखों लोगों को यह एहसास कराया कि वे भी कुछ बदल सकते हैं, कि सत्य अगर दिल में हो तो कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। गांधी जी के लिए ब्रिटिश राज केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, वह एक नैतिक चुनौती था, एक आध्यात्मिक परीक्षण। और उन्होंने इसका सामना उसी सच्चाई से किया जो उनके जीवन की रीढ़ बन चुकी थी। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता केवल खून से नहीं, सत्य के संघर्ष से भी सींची गई है। और गांधी जी की यह आत्मकथा हमें यही याद दिलाती है कि जब अन्याय हो तब चुप रहना भी अपराध होता है, और सच बोलना भले डरते हुए सही सबसे बड़ा साहस होता है। चैप्टर 9, स्वास्थ्य, प्रयोग और प्राकृतिक चिकित्सा। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय जिसे लोग अक्सर शरीर तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के लिए यह केवल शरीर की बात नहीं थी, यह उनके सत्य की खोज का एक जरूरी पड़ाव था। उनका मानना था कि यदि शरीर शुद्ध नहीं तो मन भी स्पष्ट नहीं रह सकता, और मन अगर विचलित हो तो आत्मा की यात्रा संभव ही नहीं। गांधी जी ने अपने जीवन में जितने प्रयोग समाज, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में किए, उतने ही गहरे प्रयोग उन्होंने अपने शरीर पर भी किए। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को एक प्रयोगशाला बना दिया, जहां हर बीमारी, हर कमजोरी, हर असुविधा को केवल एक रुकावट नहीं बल्कि सीखने का अवसर माना गया। वे अक्सर बीमार पड़ते थे और हर बार उनके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती थी। क्या दवा के बिना शरीर खुद को ठीक कर सकता है? क्या प्रकृति हमें वो सब दे सकती है जो हम अस्पतालों से उम्मीद करते हैं? और यहीं से शुरू होती है उनकी प्राकृतिक चिकित्सा की साधना। मिट्टी की पट्टी हो या नींबू पानी का उपवास, ठंडे पानी की पट्टी हो या केवल फलाहार, गांधी जी ने इन सब का अनुभव स्वयं किया। वे किसी चिकित्सक के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि स्वयं शरीर के भीतर के संदेशों को सुनने लगे। उनका विश्वास था कि शरीर स्वयं रोग का इलाज जानता है, यदि हम उसे अवकाश और सहयोग दें। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कभी कभी शरीर ने जवाब दिया तो कभी विफल भी किया, लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी। वे दवाओं से भागे नहीं, लेकिन उन पर पूरी तरह निर्भर भी नहीं रहे। उनका उद्देश्य केवल शरीर को ठीक करना नहीं था, वे अपने आत्मिक अनुशासन को भी मांझ रहे थे। उनका उपवास केवल शरीर से नहीं, इच्छाओं से भी मुक्ति का मार्ग था। उन्हें विश्वास था कि जब हम भूख को काबू में कर सकते हैं तो काम, क्रोध, लोभ ये सब भी धीरे धीरे नियंत्रण में आ सकते हैं। उनके लिए हर भोजन एक ध्यान था और हर उपवास एक साधना। उन्होंने यह भी जाना कि स्वास्थ्य केवल अपने लिए नहीं होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर और मन को तैयार करना होगा। वे मानते थे कि सेवा, सत्य और साधना, इन तीनों के बीच एक सेतु है, स्वास्थ्य। अगर वह नहीं होगा तो न सेवा टिकेगी,
न सत्य की राह पर चला जा सकेगा। गांधी जी का स्वास्थ्य से जुड़ा यह सफर कहीं न कहीं उनकी आंतरिक यात्रा का भी प्रतीक है। वे केवल शरीर को नहीं, अपने अहंकार, आसक्ति और भ्रम को भी साधना चाहते थे, और यह साधना उन्हें प्रकृति की शरण में ले आई, जहां हवा, पानी, सूर्य और मिट्टी उनके सबसे बड़े वैद्य बन गए। उनकी यह सोच आज भी प्रासंगिक है। आज जब हम कृत्रिम जीवन शैली, रसायनों से भरे भोजन और तनावपूर्ण दिनचर्या में फंसे हुए हैं, गांधी जी की यह साधारण सी बात हमें चौंका देती है कि सच्चा इलाज भीतर से आता है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि एलोपैथी या चिकित्सा विज्ञान गलत है, लेकिन उनका आग्रह यह था कि हम अपनी जीवन शैली, अपनी आदतें और अपने मन को इस कदर सुधारे कि बीमारी खुद आने से झिझकने लगे। गांधी जी के लिए स्वास्थ्य एक नैतिक जिम्मेदारी थी। वे मानते थे कि अगर हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो पहले खुद को इस योग्य बनाना होगा। एक स्वस्थ शरीर, एक शांत मन और एक जागरूक आत्मा, यही उनका आदर्श था। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो केवल उनके आंदोलनों की बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर बैठा वह साधक जो हर दिन अपने शरीर के जरिए सत्य की खोज कर रहा था, वह गांधी भी उतना ही प्रेरणा स्रोत है। और शायद यही कारण है कि उनकी आत्मकथा केवल उनके जीवन की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो अपने भीतर कुछ बदलना चाहता है, जो अपने शरीर को सिर्फ दिखावे का माध्यम नहीं बल्कि आत्मिक प्रयोग की भूमि मानता है। चैप्टर 10, सत्य के साथ अंतिम प्रयोग और आत्मावलोकन। कभी कभी जीवन एक दर्पण बन जाता है जिसमें हम खुद को उस रूप में देखते हैं जैसा हम वास्तव में हैं, न कि जैसा हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के लिए यह यात्रा सदा बाहर की नहीं रही, बल्कि हर मोड़ पर वह भीतर की ओर लौटने वाली एक सच्ची खोज भी थी। और जब यह खोज अपने अंतिम चरणों में पहुंची तो उसने केवल विचारों को नहीं, आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। गांधी जी ने जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा तो उनके पास सत्ता नहीं थी, कोई ताज नहीं, न कोई सैनिक, न कोई तामझाम। फिर भी वे अपार प्रभाव वाले व्यक्ति बन चुके थे। यह प्रभाव न उनके भाषणों से आया, न आंदोलनों से। यह जन्मा उस अंतर्दृष्टि से जो उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग भूमि सत्य के साथ निभाए। इस अंतिम प्रयोग में कोई बड़ा आयोजन नहीं था, कोई जनता का समुद्र नहीं, केवल एक साधक था जो अपनी आत्मा के भीतर उतरकर यह जानना चाहता था कि क्या उसने सचमुच सत्य को जिया है या केवल उसका आदर्श लेकर चला है। गांधी जी के लिए सत्य कोई नैतिक वाक्य नहीं था, वह एक जीवंत, स्पंदित, अनुभवशील ऊर्जा थी जिसे केवल शब्दों से नहीं, जीवन की हर सांस से महसूस किया जाना था। उन्होंने अपने संबंधों, अपने कार्यों, अपने निर्णयों, हर एक को बड़ी सूक्ष्मता से देखा। क्या उनके निर्णय अहंकार से प्रेरित थे? क्या उनका त्याग पूर्ण रूप से निस्वार्थ था? क्या उन्होंने कभी किसी के भाव को अनजाने में चोट पहुंचाई? इस आत्म मंथन में वे कठोर बनकर नहीं, एक विनम्र विद्यार्थी की तरह उतरे जो अपनी ही गलतियों से सीखने के लिए तैयार हो। यह आत्मावलोकन हमें यह सिखाता है कि सच्चा साधक वह नहीं होता जो खुद को सिद्ध मान ले, बल्कि वह होता है जो जीवन के अंत तक खुद को सुधारने का मौका देता है। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि सत्य की राह पर चलते हुए भी वह कई बार डगमगाए। उन्होंने गलतियां की, असमंजसों से गुजरे, लेकिन वे रुके नहीं, थके नहीं। हर गिरावट को उन्होंने सीढ़ी बना लिया। इस अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि सत्य केवल बाहरी परिस्थितियों को ठीक करने का साधन नहीं है, बल्कि भीतर की अशांति को समझने और उसे शांत करने की कला है। उन्होंने स्वयं को सत्ता, हिंसा, वासना, लालच, हर आकर्षण से दूर किया ताकि वे भीतर की आवाज को साफ साफ सुन सकें। और जब उन्होंने यह सुना तो पाया कि अंततः सब कुछ बहुत सरल है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये सब जीवन के मूल तत्व हैं। इन्हें कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई धर्म ग्रंथ नहीं थमा सकता। इन्हें तो केवल खुद जीकर, खुद से लड़कर, खुद को पहचान कर जाना जा सकता है। इस अंतिम पड़ाव पर गांधी जी ने अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने अपना आत्म परीक्षण पूरी ईमानदारी से किया और जो कुछ भी पाया, अच्छा, बुरा, संदेहपूर्ण, सबको पाठकों के सामने रख दिया। कोई बनावट नहीं, कोई अभिनय नहीं, केवल एक इंसान जो यह कहने का साहस रखता है कि मैं भी सीख रहा हूं। यही तो उनकी महानता थी। वे स्वयं को महात्मा नहीं मानते थे, वे साधारण मनुष्य थे, लेकिन इस साधारणता में ही असाधारण शक्ति थी।
क्योंकि उन्होंने जो सीखा वो सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसे इस तरह साझा किया कि हर पाठक अपने जीवन में सत्य का छोटा सा दीपक जला सके। आज हम जब इस अंतिम प्रयोग को पढ़ते हैं तो लगता है जैसे गांधी जी हमारे सामने बैठकर कह रहे हों, मत बनो मेरे जैसे, लेकिन अपने भीतर का सत्य ढूंढो, वही तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। यह सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, यह एक प्रकाश स्तंभ है जो उन सभी के लिए रोशनी देता है जो खुद से सच्चा संवाद करना चाहते हैं। और अंततः शायद जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग यही होता है, क्या हम अपने भीतर के सत्य के सामने खड़े हो सकते हैं बिना किसी डर या दिखावे के?